हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंदर है और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो जीएसटी बेसिक टू एडवांस पार्ट 2। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के बिजनेस के लिए कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो हर तरह के कंडीशन में मैंने आपको जो टर्नओवर होना चाहिए वो मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स किस बिज़नेस के लिए, किस टाइप के बिज़नेस के लिए किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो मेरी वीडियो में आप देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो कॉमन होते हैं जो हर तरह के बिजनेस के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कॉमन डॉक्यूमेंट ये हो गए हमारे। ठीक है, जिसमें हमें पैन कार्ड बिजनेस का जो पैन कार्ड है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एलएलपी हो गया, उनका पैन कार्ड अलग से उनका पैन कार्ड होता है। पर इंडिविजुअल केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में जो इंडिविजुअल पर्सन होगा उसका हमें पैन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो आधार कार्ड, प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें आधार कार्ड चाहिए। पार्टनरशिप के केस में भी अगर पार्टनरशिप है तो उनके आधार कार्ड, डायरेक्टर है उनके आधार कार्ड चाहिए होंगे। ठीक है, फ़ोटो ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जो प्रोप्राइटर होगा इंडिविजुअल केस में उसका आधार कार्ड चाहिए। अगर पार्टनर है तो पार्टनर का आधार कार्ड, सॉरी फ़ोटो। डायरेक्टर है तो उसके फ़ोटोज़ चाहिए। मोबाइल नंबर हो गए, ईमेल आईडी जो ओटीपी के लिए काम आती हैं, तो वो हमें वो सब चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट प्रूफ हमें चाहिए, जिसमें हमारा आ जाता है कैंसिल चेक हो गया। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट हो गई, और फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक की फर्स्ट पेज होगी, वो चाहिए होता है। ठीक है, ये सब मैं बताऊँगा कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमें करना होता है। वो मैं आपको जब मैं लाइव आपको दिखाऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ हमें अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूफ। जिस प्लेस पे हम, जिस प्रीमाइसेस में हम बिजनेस करने वाले हैं, उसके लिए उसका जो एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है। तो एड्रेस प्रूफ के केस के लिए हम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, वाटर बिल हो गया, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीन में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स होगा वो चलेगा आपके पास। अगर वो प्रीमाइसेस रेंटेड है तो उस केस में हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या लीज एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, और ओनर एनओसी, ओनर एनओसी में हमें जो लैंडलॉर्ड है, एक एनओसी हमें उससे चाहिए होता है, जिसमें वो मैं मेंशन कर दे कि हाँ, ये इस बिज़नेस के लिए मेरी प्रीमाइसेस या मेरा लैंड यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए वो एनओसी देता है। ठीक है, अब एक हो गया, अगर बिज़नेस आपका जो वो प्रीमाइसेस है खुद का है, तो उस केस में आपको सेल डीड दे दो, इनफ है। ठीक है, तो सेल डीड से भी काम हो जाता है। अब आता है बिजनेस वाइज डॉक्यूमेंट रिक्वायर। ठीक है, बिजनेस वाइज जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें हमें पहले प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वही जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। जो मतलब देखो, डॉक्यूमेंट्स उसी अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं जिस अकॉर्डिंग हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे अब प्रोप्राइटरशिप में हमें पैन और आधार प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है, फ़ोटो प्रोप्राइटरशिप की चाहिए होगी। बिजनेस प्रूफ एड्रेस, मतलब बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है हमारा। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, और एक एनओसी। ठीक है, ये हमारा प्रोप्राइटरशिप का हो गया। अब आया पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप में वही हमें पैन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पैन जो पार्टनरशिप का जो पैन होगा वो चाहिए होगा हमें। ठीक है, एक पार्टनरशिप डीड हो गई, वो चाहिए होगी। पैन और आधार ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होंगे उस पार्टनरशिप फर्म में, उनके पैन और आधार हमें चाहिए। ठीक है, जो चौथा हो गया फ़ोटो ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चाहिए होंगे हमें पार्टनरशिप के केस में। और एक हो गया ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर में मतलब मेंशन होता है कि कौन जो पार्टनरशिप के बिहाफ पे कौन सा पार्टनर उस रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस को। ठीक है, जो सारे जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेगा, वो एक ऑथराइज पर्सन हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमें एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब आ गया सी पॉइंट हमारा लिमिटेड पार्टनर एलएलपी हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में हमें पहला चाहिए एलएलपी का पैन नंबर। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट हो गया, वो चाहिए होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो चाहिए होगा हमें। पैन एंड आधार कार्ड, जो भी है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके पैन और आधार चाहिए होंगे। ठीक है, और फोटो ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी फ़ोटो चाहिए होंगे। सेम हो गई ऑथराइजेशन लेटर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, वही बिजनेस के बिहाफ पे कौन डिसीजन लेगा, कौन जीएसटी के बिहाफ पे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ऑथराइज सिग्नेचरी वो चाहिए होता है हमें। ठीक है, अब आ गया प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए वही पैन कार्ड ऑफ कंपनी का पैन कार्ड चाहिए हो गया, सिन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वही, और फिर आ गया डायरेक्टर्स के पैन और आधार,
फोटोकॉपी फोटोग्राफ ऑफ आधार, ठीक है, फिर वही ऑथराइजेशन लेटर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड। अब आया 1 पर्सन कंपनी ओपीसी केस में। ओपीसी केस में हमें चाहिए होगा पेन ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए ओए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, पेन और आधार ऑफ डायरेक्टर्स और फोटोग्राफ, डायरेक्टर्स फोटोग्राफ, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। मोस्टली जो सारे डॉक्यूमेंट्स है लगभग सब में सेम है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो बिजनेस वाइज अलग होंगे, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स सेम है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है याद करना, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रिटर्न भरने तक का सारा प्रोसेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर रिटर्न भरने तक का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब जैसे क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया हमने। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे कैसे? हमें जाना होगा जीएसटी पोर्टल पे, जो इसका वेबसाइट है gst.gov.in पर जाके हम पहले रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन लेने वक्त हम स्टार्टिंग का जो फॉर्म भरते हैं उसमें हमें पहले टीआरएन जनरेट होता है। टीआरएन जनरेट करने के बाद कुछ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, जितनी भी डिटेल्स सबमिट करने के बाद एक एआरएन मिलता है। एआरएन से हम ट्रैक करते हैं अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, ट्रैक करते हैं, ठीक है। और जो 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। और ये 15 डिजिट का जो जीएसटी नंबर जो मिलता है हमें 15 डिजिट का होता है। यहाँ पे सॉरी गलत लिखने में गलत हो गया होगा, ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है। 15 डिजिट में जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं ना, वो तो आपका स्टेट कोड हो गया। अगर दिल्ली का स्टेट कोड जैसे 07 है, ठीक है, और अदर स्टेट का जैसे महाराष्ट्र का 27 हो गया, तो अदर सभी स्टेट के एक कोड होता है, स्टेट कोड होता है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग। तो वो जो स्टार्टिंग के 2 कोड होंगे वो होते हैं स्टेट कोड, ठीक है। और बीच के जो 10 डिजिट हो गए वो तो आपका पैन नंबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट के 3 डिजिट शायद होते हैं वो कंपनी के, मतलब कंपनी का कोड होता है, वो होता है, ठीक है। अब आ गया, ये तो हमारी हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें मिलने तक का जो प्रोसेस है वो है, ठीक है। अब आ गया, इसके बाद हमारा स्टेप 2 आता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मेनली 2 स्कीम ज़्यादा चलती है, ठीक है। एक कंपोजिट स्कीम हो गई, एक रेगुलर स्कीम हो गई हमारी, ठीक है। और ये जो स्कीम होती है इसे हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त ही हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जीएसटी ये रेगुलर स्कीम में क्या होता है। रेगुलर स्कीम में जैसे हर महीने हमें इसमें रिटर्न जाती है, इसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी आईटीसी क्लेम यानी कि अगर आपने जो परचेज़ करने वक्त जो टैक्स दिया होगा उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ये नॉर्मली अब बड़े बिजनेसमैन्स के लिए होता है जिनकी टर्नओवर ज़्यादा हो, ठीक है, जिनको अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, मतलब, ठीक है। इसमें हम क्वार्टरली भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। अब दूसरा है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम में क्या होता है, ये मेनली छोटे बिजनेसमैन्स के लिए होता है जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता, जो मतलब जिनका टर्नओवर थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसमें टर्नओवर की जो लिमिट क्राइटेरिया है वो 1.5 करोड़ है। अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं तो उसके लिए हमारा 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। उससे अगर कम है तो मतलब आप कंपोजिट स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं उस केस में हमें 75 लाख की लिमिट है, उससे कम है तो आप वहाँ पे उसमें हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इसमें हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और इसके टैक्स रेट अलग होते हैं, और हम सेल के वक्त कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल हम अभी रेगुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है। अगर अब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो अब हमें जब सेल करेंगे हम, तो उसमें हमें जीएसटी बिल काटना पड़ेगा, एक प्रॉपर जीएसटी बिल काटना पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जीएसटी बिल हम बना रहे हैं तो उस पर हमारा जीएसटी नंबर होना चाहिए, हमारा पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। एचएसएन होना चाहिए और टैक्स हमारा प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। अगर विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। अगर इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट में अगर हमने सप्लाई की है तो उसमें आईजीएसटी होना चाहिए, ठीक है। और अगर B2C सेल है तो उस केस में हमें बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे बनाना चाहिए, ठीक है। अब आ गया हमें, ये तो हमने सेल्स की बिल हो गए, ठीक है।
अब हमें परचेज़ की बिल भी स्टेप 4 हमारा वही, मतलब हमने सेल की बात तो कर ली। अब हमें परचेज़ की बिल भी हमें प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि परचेज़ की बिल अगर हम मेंटेन करेंगे तभी हम अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी को क्लेम करेंगे, जिससे हम, अब आईटीसी क्लेम इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इनपुट टैक्स से ही एडजस्ट करके हम अपनी लायबिलिटी कम करते हैं, ठीक है। तो ये परचेज़ बिल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमारा स्टेप 5 हो जाता है रिटर्न फाइल। अब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, बिल्स भी हमने हमने सेल भी कर ली। अब उसको हम मंथली, हमें उस सेल को गवर्नमेंट को दिखाना भी होगा कि हमने इतनी सेल की है इस मंथ में। तो ये जो हम दिखाएंगे वो होता है हमारी R1 सेल, GSTR1 से, GSTR1 होती है जिसमें अपनी हम मंथली सेल दिखाते हैं, ठीक है। यानी अगर मैंने कोई जनवरी मंथ में सेल की होगी तो उसका जो भी उस मंथ में सेल की होगी वो मैं फरवरी में दिखाऊंगा 11 तारीख से पहले ही, ठीक है। 11 तारीख तक या 11 तारीख से पहले, ठीक है। तो उसे हम GSTR1 उसमें फाइल करते हैं, ठीक है। इसमें हम अपनी जितनी भी B2B सेल हो गई, B2C सेल हो गई, ठीक है, एग्जेम्प्ट सेल हो गई या एक्सपोर्ट किया हमने, ठीक है, तो वो सब हम दिखाते हैं GSTR1 में, ठीक है। अब GSTR1 तो ये हो गई। अब GSTR2 भी, अब GSTR2 भी नॉर्मली हम फाइल नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होती है अपने आप, ठीक है, अपने आप जनरेट होती है। इसकी ड्यू डेट होती है 14 होती है, एवरी मंथ के 14 तारीख को ये जनरेट हो जाती है। इसमें हमारा जो भी परचेज़ हमने किया होगा वो हमें इसमें शो हो जाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम अपनी आईटीसी क्लेम करते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम अपनी आईटीसी भी क्लेम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड रिटर्न जो होती है GSTR3B, ठीक है। GSTR3B जो होता है उसमें हम अपनी जो भी टैक्स की पेमेंट करते हैं और हमने जो भी आईटीसी होता है ना उसको आईटीसी को हम क्लेम करते हैं GSTR3B में, ठीक है। और जो भी हमने सेल की होगी उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स, मतलब वो टैक्स हो गया। और जो हमारी परचेज़ है, परचेज़ पे जो हमने टैक्स पे किया, दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बनता है उसको हम पे करते हैं GSTR3B में, ठीक है। और इसकी जो हमारी डेट होती है वो 20 होती है, ठीक है, मंथली के केस में। अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो डेट होती है क्वार्टर ख़त्म होने के नेक्स्ट मंथ के 22 तारीख तक हमें रिटर्न फाइल करनी होती है पिछले मंथ की जो भी है रिटर्न, ठीक है। अब ये तो मतलब हो गया। हाँ, ये R1 में भी हम अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी जो डेट होती है वो 13th होती है, हर महीने की 13 तारीख को। मतलब फर्स्ट क्वार्टर है तो उसकी जो रिटर्न जाएगी वो जाएगी क्वार्टर के एंड होने के नेक्स्ट मंथ में। यानी कि अगर फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल से लेकर जून होता है तो उसकी जो जुलाई में जाएगी उसकी रिटर्न, ठीक है, वो 13 तारीख तक या 13 तारीख से पहले तक, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब ये तो हो गया हमारा। अब जैसे हमारा ये हो जाता है कि ये आउटवर्ड सप्लाई जो आपने बेचा इस पर टैक्स किया, कलेक्ट किया। इनवर्ड सप्लाई वही मैंने आपको बता दिया है। आउटवर्ड सप्लाई हमारा वो हो जाता है जो हमने सेल किया होगा पूरे मंथ में, और इनवर्ड सप्लाई जो हमने परचेज़ किया होगा। इनवर्ड सप्लाई में हमें आईटीसी मिलती है, और आउटवर्ड सप्लाई में हमने जो भी हमने टैक्स पे किया हो, मतलब टैक्स कलेक्ट किया हो कस्टमर से वो, और आईटीसी जो हमने टैक्स परचेज़ करने वक्त हमने जो टैक्स पे किया होगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो टैक्स बनता है वो हम 3B में उसको पे करते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब दोस्तों मैंने ये एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो नोट्स मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, बहुत डीप में बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप जीएसटी में ही अगर आप रेगुलर स्कीम चुनते थे तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो अपनी रिटर्न आप मंथली भरिए या क्वार्टरली भरिए, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, मंथली रिटर्न भरते हैं आप, ठीक है, जिसमें हर महीने आपकी रिटर्न जाएगी। तो मंथली रिटर्न उनके लिए होता है जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ इनवॉइस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मंथली रिटर्न उनके लिए होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं और नंबर ऑफ़ इनवॉइस ज़्यादा होता है तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि एक बार में बल्क ऑफ इनवॉइस आ गए। तो इसीलिए बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि हम अपनी रिटर्न मंथली भरें, ठीक है। तो मंथली में क्या होगा कि आपका जो बायर होगा वो आईटीसी भी क्लेम मंथली कर पाएगा, इसका बेनिफिट उसको तो मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा कि आपकी जो रिटर्न है वो मंथली जा रही है, ठीक है। अब अगर आप क्वार्टरली स्कीम चुनते हैं, क्वार्टरली अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है
तो आप क्वार्टर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें आप हर 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अपनी 3 महीने की जो भी सेल होगी वो क्वार्टर ख़त्म होने के नेक्स्ट मंथ में आपको मतलब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे अब इसमें भी हमें नॉर्मली इसमें भी रिटर्न वही जाएगी R1 और 3B, ठीक है, GSTR1 और GSTR3B। तो GSTR1 में हम जो सेल्स की डिटेल जाएगी, इसमें हम क्वार्टरली बेसिस पे हम इसकी लास्ट डेट 13 होती है। जैसे अगर मान के चलो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, ठीक है, मई हो गई और जून, इन तीनों मंथ में जो आपने सेल की होगी उसकी रिटर्न जाएगी जुलाई के 13 तारीख तक या 13 तारीख से पहले, ठीक है। तो इन 3 मंथ में जो भी आप सेल करते हो क्वार्टरली केस में, फर्स्ट क्वार्टर में जो भी आप सेल करोगे उसके नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक, इसी तरीके से बाकी के 3 क्वार्टर हैं उसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमें 13 तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, पर अब हमारा जो कस्टमर होगा वो क्या पता मंथली रिटर्न फाइल करता होगा। अब मंथली रिटर्न फाइल करता है तो उसको आईटीसी भी मंथली क्लेम करनी पड़ेगी, पर आप तो रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। तो जब आप अगर जो आपके लिए मान चलिए जो आपके लिए सेल है वो आपके कस्टमर के लिए तो परचेज होगा ना, तो परचेज है तो वो उसको आईटीसी क्लेम करेगा 3B में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक आईएफएफ फाइल करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होती है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसकी जो डेट होती है मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है ये एक तरह की फैसिलिटी होती है। इसमें ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए होती है। इसमें जो हमने जो भी सेल की है उस महीने में, उस पिछले महीने में हमने जो भी सेल की है वो आईएफएफ के थ्रू उन सभी इनवॉइस की भी, ये इसमें मेनली ध्यान रखना है B2B इनवॉइस लेते हैं हम, B2C इनवॉइस नहीं इंक्लूड करते। तो जितने भी B2B सेल हमने की है उनके सारे इनवॉइस हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हमने अपलोड कर दिए, इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 13 तारीख होती है, हर महीने की 13 तारीख तक हमसे फाइल कर सकते हैं, उसके बाद हम अपलोड नहीं कर सकते इनवॉइस, ठीक है। अब हमने 13 तारीख तक हमने इनवॉइस जो भी अपलोड कर दिए। अब हमारी जो 2B जनरेट होती है GSTR 2B वो होगी 14 तारीख को जनरेट। अब 14 तारीख को जनरेट हो गई, बायर के उसमें दिख जाएगी 14 तारीख को कि हाँ हमने ये परचेज़ किया था, तो ये इनवॉइस हमें दिख रहे हैं। तो वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है अपनी 3B फाइल करते वक्त, तो उसको बेनिफिट तो वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि B2B इनवॉइस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट इसकी 13 तारीख होती है, 1 से लेकर 13 तारीख तक अपनी सेल्स की, पिछले महीने की सेल्स की जो भी इनवॉइस हैं यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये कंपलसरी वैसे नहीं होता, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट भी होती है। आईएफएफ अगर आप मतलब फाइल करते हैं तो उस केस में आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप इनवॉइस में अपलोड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लिमिट 50 लाख तक की ही है, आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई दिया 13 तारीख है, 13 तारीख तक आपने अपनी जो भी इनवॉइस, अपनी सेल्स की इनवॉइस जो भी अपलोड कर दिए, तो सामने वाली पार्टी जो आपका कस्टमर होगा उसके 2B जनरेट हो जाएगा, 2A में दोनों में वो इनवॉइस दिख जाएंगे, ठीक है। अब वो अपना जो भी आईटीसी क्लेम कर लेगा। इस तरीके से 3B, अब 3B हम क्या करते हैं, 3B की जो रिटर्न क्वार्टरली केस में 3B की जो रिटर्न जाती है वो 22 होती है और 24 होती है। नॉर्मल मंथली केस में तुम्हारी डेट जो होती है 20 होती है, लेकिन क्वार्टरली केस में जो फाइनल रिटर्न होती है 3B उसमें 22 तारीख होती है, 24 तारीख होती है। 22 तारीख नॉर्मल स्टेट के लिए होती है और 24 तारीख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ज़रूरी बात अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अब हमने आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस तो अपलोड कर दिए, ठीक है। अब इनवॉइस अपलोड कर दिए, आपने सेल किया तो उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा हमें, तो टैक्स की जो पेमेंट होगी वो भी मंथली ही जाएगी, ठीक है। मतलब टैक्स की जो पेमेंट होगी वो मंथली जाएगी, ठीक है, मंथली पेमेंट जाएगी। अब इसमें क्या होता है हमारा, जैसे हमारा अप्रैल था, मई था और जून था। अब हमने जो भी अप्रैल में हमने जो भी सेल की होगी उसका हम जो भी इनवॉइस हमने अपलोड किया आईएफएफ के थ्रू मई में अपलोड कर दिया 13 तारीख से, ठीक है। अब उस पे जो टैक्स बनता था हमारा,
मतलब उस पर जो टैक्स बनता था उसको हम अपलोड, उसकी पेमेंट भी करेंगे हम। तो उसकी जो पेमेंट की डेट होती है वो 25 होती है। ठीक है, 25 हमारी लास्ट डेट होती है, वहाँ हमें उस सेल पे हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है। इसी तरीके से जो हमने मई का जो था, मई की हम जून में फाइल करेंगे, मतलब मई का जो भी है डाटा अपलोड करेंगे आईएफएफ के थ्रू जून में। अब जून में फाइल हमने इनवॉइस अपलोड कर दिया आईएफएफ के थ्रू। अब उस पे जो टैक्स बनता है वो भी हमें 25 तारीख तक हमें उसकी पे करनी होगी जून में। ठीक है, जून में पे कर दिया। अब एक ट्विस्ट यहाँ आता है कि जून के जो इनवॉइस होंगे वो हम जुलाई में, तो हम जुलाई में अब क्या करेंगे, हम यहाँ आईएफ फाइल नहीं करेंगे, सीधा हम रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट तो जो क्वार्टरली है हमारे फर्स्ट क्वार्टर की जो रिटर्न तो जुलाई में जाती है। तो यहाँ हम आईएफ फाइल नहीं करेंगे, यहाँ हम 13 तारीख तक जो हमें इसकी लास्ट डेट होती है R1 की, उसमें हम क्या करेंगे, अब उसमें हम अपनी सेल पूरी दिखा देंगे। ठीक है, और जो पेमेंट होगी इन दोनों की, तो हमने पेमेंट पहले कर रखी है, अप्रैल की पे हमने टैक्स की पे कर रखी है, और मई की हमने टैक्स B2B की कर रखी है। और हम जो जुलाई में जून की जो भी हम अब जुलाई में हम क्या होगा कि हमें जून की दिखानी पड़ेगी, जून में जो भी हमने सेल की होगी इसकी टैक्स की पेमेंट तो हम करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा जो भी हमने B2C किया होगा, B2C सेल किया होगा, उसके टैक्स की पेमेंट भी हम जुलाई में करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब जुलाई में हम जब करेंगे तो उसकी नॉर्मली हम जो टैक्स पे कर रहे थे उसकी डेट 25 तारीख तक थी, पर 3B की मतलब वो टैक्स की पेमेंट। पर हम जो जुलाई में हम टैक्स पे कर रहे हैं, सॉरी 3B फाइल कर रहे हैं, तो उसकी डेट हम 24 तारीख है, और मतलब 22 और 24 है। तो उस केस में हम सीधा नॉर्मल 22 तारीख को ही हम अपनी 3B फाइल करते हो, जो भी टैक्स बनता है वो हम पे कर देंगे। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हाँ, अब लास्ट एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टेप 7 में हम आ जाते हैं। स्टेप 7 में अब क्या होगा कि अगर अगर हमारी कोई मंथ, उस मंथ में कोई भी सेल नहीं है, चाहे क्वार्टरली हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं या मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमें रिटर्न नील फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप नील रिटर्न नहीं फाइल करते तो उस केस में हमें लेट फीस देनी पड़ती है। ठीक है, लेट फीस देनी पड़ती है। GSTR1 केस में हमारा 50 रुपये होता है, 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST। ठीक है, अगर आपकी रिटर्न नील जाती है तो 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ दोनों CGST SGST। सेम लेट फीस रहेगी 3B के लिए भी, GSTR 3B के लिए भी 50 रुपये, 25 CGST और 25 SGST, और नील के लिए 20, वही 10 रुपये दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आया था हमारा GSTR9। GSTR9 एक ईयरली रिटर्न जाती है। ठीक है, जिसमें हम अपने पूरे साल का जो भी हमने सेल की होगी वो हम दिखाते हैं, या हमारी कोई सेल छूट गई थी, कोई हमने सेल की थी तो वो सेल हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। उसकी भी कुछ लिमिट होती है। अगर आपकी अगर उस पिछले साल में अगर मान के चलो अगर आप 24-25 का है, तो उसकी हम जो भी ये GSTR9 फाइल करने की जो डेट होती है वो 25-26 के दिसंबर तक हमें, दिसंबर की 31 तारीख तक हमें फाइल करनी होती है। ठीक है, अब इसकी जो टर्नओवर है 2 करोड़ की होती है। 2 करोड़ से अगर आपकी मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको GSTR9 कंपलसरी है, और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR9C कंपलसरी है। ठीक है, अगर कम है तो ऑप्शनल है, आपको फाइल करना है तो फाइल कर सकते हैं, वैसे कोई इशू जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर उससे कम है टर्नओवर तो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा, कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल दूँगा, आप उस नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूँगा। और अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन हमसे फ़ाइल करवानी है तो हम GST रजिस्ट्रेशन भी, सॉरी, आपको अगर हमसे GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो GST रजिस्ट्रेशन, या आप अपनी मंथली GST कंप्लाइंसेस करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।